नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चीन के संचार उपकरणों पे हुए परमाणु हमले के बारे में। हालांकि ये हमला किसी दूसरे देश के द्वारा नहीं बल्कि खुद के ही द्वारा किया गया एक परमाणु हमला था, जिसमें ये देखना था कि उसके जो संचार उपकरण है वो एक परमाणु हमले की स्थिति में किस प्रकार से काम करेंगे या काम करना बंद कर देंगे। तो अपने संचार उपकरणों की जांच करना परमाणु हमले की स्थिति में ही इसका सिर्फ उद्देश्य था। तो इस हमले को किस प्रकार से किया गया और उससे जुड़ी क्या क्या खास बातें हैं, परिणाम क्या निकले, सारी बातें हम लोग फिलहाल अच्छे से जानते हैं। तो सारी बातें जानेंगे, लेकिन एक न्यूज़ देख लेने के बाद। दरअसल संस्कृति आईएएस ने दिवाली के अवसर पर एक खास ऑफर आपके लिए शुरू किया है। ये ऑफर 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक के लिए वैलिड है। इस ऑफर में आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी अलग अलग कोर्सेज पे। जैसे कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स पे आपको मिल रहा है 50% का डिस्काउंट, जिसमें सीसेट का कोर्स भी फ्री है और फीस इसकी बहुत कम हो जा रही है। यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स में 70% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इसकी फीस भी बहुत कम हो जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो यूपीएससी कोर्सेज या पीसीएस कोर्सेज के रूप में पहले ही लिस्टेड है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग 9555124124 पर कॉल कर सकते हैं और चीज़ों को जान समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अपनी न्यूज़ पे वापस आते हैं। तो देखिए, चीनी वैज्ञानिकों ने अपने संचार उपकरणों पर किसी हमले की स्थिति का सामना करने की अपनी क्षमता को देखने के लिए एक प्रयोग किया है। तो अपनी खुद की क्षमता देख रहे हैं और खुद ही चीनी वैज्ञानिकों ने ये सारा का सारा काम किया है। चीन ने अपने संचार उपकरणों पर जो हमला किया है, एक प्रकार से हालांकि खुद का हमला था, तो ये एक नकली परमाणु हमला था, लेकिन फिर भी इस नकली परमाणु हमले को एक नाम दिया गया और वो नाम है डूम्सडे। डूम्सडे का मतलब क्या होता है? डूम्सडे का मतलब होता है तबाही का दिन। तो कोड नेम जो दिया है या फिर जो नाम दिया है, को डूम्सडे नाम दिया गया। और डूम्सडे के तहत चीन ने परमाणु हमले की स्थिति में महत्वपूर्ण संचय बना रखने की चीन की क्षमता सुनिश्चित कर ली है। यानी कि पहले चाहता था देखें एक बार क्या होगा, और उसको लगता था कहीं पर कुछ 19-20 की गड़बड़ हो तो उस गड़बड़ को ठीक कर ले हम लोग। लेकिन फिलहाल ये सभी चीजें सक्सेसफुली इसने पा भी ली। तो इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरों ने कहा है कि परीक्षण के दौरान उपकरणों को वर्तमान सैन्य मानकों से कहीं अधिक आगे बढ़ाया गया। यानी कि इस प्रयोग के अंदर इन्होंने वर्तमान के जो सैन्य मानक है उससे भी काफी ज्यादा आगे के स्तर पे पहुंचा दिया गया था टेस्ट को, और उसके बावजूद सभी चीजें बहुत अच्छी थी। ये बात क्यों कही है ये आपको भी आगे समझ में आ जाएगी। तो देखिए, चीन परमाणु हथियारों के संबंध में नो फर्स्ट यूज नीति का हस्ताक्षर करता है। इसका मतलब ये है कि चीन कहता है कि मैं परमाणु हथियार बनाऊंगा तो, लेकिन मैं पहले किसी पे हमला नहीं करूंगा। पर हाँ, अगर किसी ने पहले मुझ पर हमला कर दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं परमाणु हमले से जवाब जरूर दूंगा। तो नो फर्स्ट यूज नीति का मतलब ये था कि मैं पहले इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसे में इस प्रयोग का उद्देश्य सिर्फ इतना ही देखना था कि परमाणु हमला अगर होता तो चाइना की जो संचार प्रणाली है वो कार्य किस प्रकार से करेगी, और अगर ये सक्सेसफुली बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में बस हमारी सेनाएं संचार कर पाएंगी और वे सुरक्षित रह पाएंगी और वो जवाबी कार्रवाई कर पाएंगी। क्योंकि संचार बाधित हो गया, सभी चीजें रुक जाएंगी, और ये माना जाता है कि परमाणु हमला संचार को पूरी तरह से बाधित कर सकता है। लेकिन चीन ने इसमें भी महारत हासिल की है और सब चीज सक्सेसफुली हो गई है इसकी। अब परीक्षण के मामले में क्या क्या चीजें रही जरा वो समझिए। जैसे कि आपको मैंने अभी एक बात बताई थी ना कि इस प्रोजेक्ट में जो इंजीनियर शामिल थे उन्होंने कहा था कि परीक्षण के दौरान उपकरणों को वर्तमान सैन्य मानकों से कहीं अधिक आगे बढ़ाया। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, दरअसल चाइना और अमेरिका में ये माना जाता है कि किसी भी हैम्प प्रूफ उपकरण को 50 किलोवाट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आने के बाद काम करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी उपकरण है हैम्प प्रूफ, अगर वो 50 किलो वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आएगा तो फिर भी काम कर लेना उसको चाहिए, लेकिन 50 किलो वाट तक की सीमा मानी जाती है। अब चाइना ने इस प्रयोग में क्या किया, अपने उपकरणों को 80 किलोवाट प्रति मीटर तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो परमाणु विस्फोट से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय पल्स का अनुसरण करने के लिए इस सीमा को उसने 80 किलोवाट प्रति मीटर तक बढ़ा दिया। और 80 किलोवाट प्रति मीटर तक बढ़ाए जाने के बावजूद चाइना के वैज्ञानिकों ने यह नोटिस किया कि पूरा टेस्ट होने के कुछ देर के बाद ही इसके सारे के सारे जो भी संचार उपकरण थे, जो भी इससे जुड़े हुई चीजें थी, वो सब थोड़ी देर के बाद ही चलने लगी और संचार पूरी तरह से कनेक्टेड था, सभी चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया थी। ये सब कुछ अभी इसमें देखा गया। तो यानी कि इसका जो टेस्ट था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ, जो यहाँ पर देखने को मिला। तो एक महत्वपूर्ण है, आपको पता लगा कि क्यों कैसा हुआ। और हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में जब सेनाएं अभ्यास करती है तो ठीक उसी प्रकार का एक अभ्यास ये चीन के द्वारा किया गया था, जिसमें अपने उपकरणों की मजबूती देखना था कि कितने बाहुबल है उसके उपकरणों के अंदर। कहानी क्लियर है? तो आइए परमाणु हथियारों की कहानी समझते हैं थोड़ी सी, क्या रहती है और कैसे तबाही मचाते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोट करते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में डर है। ये नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं। यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन से ये शक्ति प्राप्त करते हैं।
इस दौरान ये देखा जाता है कि बड़ी मात्रा में रेडिएशन निकलता है जो लंबे समय तक किसी क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए काम करता रहता है और अपना प्रभाव दिखाता है कि देखो यहाँ पर परमाणु बम गिरा था, समझो ये अभी भी उसके निशान ही है। ठीक है, देखो तबाही किस प्रकार से मचाता है यहाँ समझते हैं। परमाणु बम गिरेगा तो देखिए क्या होगा, बिल्डिंग, चीज और लोग तबाह हो जाएंगे। इसके बाद गिरने के बाद मतलब जो बिल्डिंग वगैरह तबाह होंगी, उसके बाद में ब्लास्ट होगा, तो ब्लास्ट से मौत होगी, इंजरी होगी और इमारतें बिखरना शुरू कर देंगी। इसके बाद रेडिएशन की कहानी आती है। रेडिएशन शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और लंबे समय तक इंसानों को बीमार करने का काम करता है। रेडिएशन के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी देखी जाती है। धमाके के कई किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स घूमेंगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे कि संचार उपकरण की बात अभी चाइना कर रहा था, तो वो इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव बारिश, तो देखिए रेडियो एक्टिव धूल और मलबे कुछ समय के बाद गिरते हैं, यानी कि जब हमला होगा तो लगभग 15 मिनट के बाद जमीन पर गिरेंगे और जब ये जमीन पर गिरते हैं तो ये बीमारियों को लेकर के आते हैं। मतलब समझ रहे हो, जो सामान्य बम होता है वो गिरता है और तबाही मचाता है, काम खत्म। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब की स्थिति में गिर के तबाही मचाएगा, फिर ब्लास्ट वेव से तबाही मचाएगा, फिर रेडिएशन से तबाही मचाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से तबाही मचाएगा और रेडियो एक्टिव बारिश के माध्यम से भी ये तबाही मचाएगा। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चीजें क्लियर है सारी आप लोग को। तो ये कहानी इसकी कुछ इस प्रकार से है। तबाही किस प्रकार से हो सकती है ये भी समझ लीजिए, कुछ एक्सपर्ट बताते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन कहता है कि एक परमाणु बम विस्फोट से लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है। अगर 10 या 100 परमाणु बम में विस्फोट से न केवल लाखों करोड़ लोगों की मृत्यु होगी बल्कि धरती के पूरे क्लाइमेट का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ जलवायु परिवर्तन को पढ़ते हैं, लेकिन अगर परमाणु बम गिरा तो समझ लीजिए कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा पूरी तरह से, क्लाइमेट सिस्टम पूरी तरह से बदल सकता है। धरती का तापमान कम हो जाएगा, ये माना जाता है परमाणु युद्ध होने की स्थिति में, क्योंकि इस हमले से निकलने वाला जो धुआं होगा वो धरती की सतह पर जमना शुरू कर देगा और धरती की सतह पर जब ये धुआं जमेगा तो दुनिया की 10% ऐसी जगह हो जाएगी जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने आएगी। तो ये सभी चीजों की वजह से तापमान डाउन हो जाएगा अगर ज्यादा परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो। वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की कहानी कहती है कि दुनिया भर में आज के समय में परमाणु बमों की संख्या 12,000 है और सबसे ज्यादा रशिया के पास है। हमारा तो खैर बहुत ही कम है। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर ये जो परमाणु बमों की संख्या हम देखें तो उससे ये पता लगता है कि इन परमाणु बमों के इस्तेमाल से दुनिया को 50 बार बर्बाद किया जा सकता है। मतलब जो आज की दुनिया है इन परमाणु बमों से हम 50 बार बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन एक बार बर्बाद करना दोबारा बना ही नहीं जा सकती, ऐसी कोई ताकत हमारे पास में नहीं है। हम लोग सिर्फ तोड़ना जानते हैं, चीजों को जोड़ना दोबारा से बनाना नहीं जानते हैं, और ये दिक्कत वाली और परेशानी वाली बात है। भारत की परमाणु शक्तियों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण हमने 18 मई 1974 को किया था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परमाणु परीक्षण फिर हम लोग देखते हैं कि जो होता है वो भारत करता है 1998 में, और इसको कहते हैं ऑपरेशन शक्ति। वर्ष 2003 में हमारा परमाणु सिद्धांत आता है, नो फर्स्ट यूज नीति पे। पहले हम भी नहीं छोड़ते, हम कभी भी कहते नहीं हम पहला काम करेंगे, बट फिर भी नो फर्स्ट यूज नीति हमने दुनिया को दिखा दी। इसके अलावा हमारी जो परमाणु शक्ति है वो आज के समय में ट्रायड है, यानी कि जमीन पे भी मारेंगे, हवा में भी और समुद्र से भी। जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से हम परमाणु हमले कर सकते हैं। हम इस मामले में सशक्त हैं, मजबूत हो चुके हैं। ठीक है, तो चीजें क्लियर हैं। इन्हीं क्लियर चीजों के साथ एक सरल सा प्रश्न कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी जितने साथियों ने चीज़ें देखी हैं तो कमेंट में आंसर बताने के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।